वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन का वीडियो है जो हमने सेट कर चुका है। आज हम सेट करेंगे आज हम एक सेट करेंगे जो सेट नंबर हो जाएगा मेरा 10। अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब चैनल के अनुसार हमारा सेट नंबर 10 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन का पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन का पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन इसमें जनरल साइंस और जीके से है और 50 क्वेश्चन जो हो जाता है मैथ और रीजनिंग से है। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं जीएस और जनरल साइंस और जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 50 नंबर से हो जाएगा। जो 40 हो जाएगा हमारा जनरल साइंस से और 10 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जीके से। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखेंगे। बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को हम अवश्य देखेंगे और इसको पूरा डिटेल में हम करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक शिक्षण परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण होता है। आकर्षण गुण। स्वाभाविक है कि चुंबक में आकर्षण गुण भी होता है, चुंबक में आकर्षण गुण होता है, प्रतिकर्षण गुण भी होता है। और क्या बोल रहे हैं, एक दैनिक परीक्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी। जो बी और सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप बोल रहे हैं क्या कि आकर्षण गुण, तो इसमें आकर्षण गुण स्वाभाविक है कि चुंबक में होता है, चुंबक का गुण होता है आकर्षण गुण। लेकिन क्या बोला है, निश्चित परीक्षण के लिए, तो निश्चित परीक्षण के लिए होता है प्रतिकर्षण गुण एवं दैनिक गुण। चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण होता है, तो प्रतिकर्षण गुण एक दैनिक गुण जो होता है चुंबक के लिए एक जो होता है चुंबक के लिए निश्चित परीक्षण होता है। स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक अपने अक्ष पृथ्वी के उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता है, चुंबक के दैनिक गुण होता है। तो चुंबक को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार रखा जाता है, तो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं, उसे दैनिक गुण बोलते हैं। चुंबक के चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, इसे चुंबक का आकर्षण गुण कहते हैं। तो चुंबक में जो है चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित गुण करने का पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आकर्षण गुण बोलते हैं। समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो समान ध्रुव के बीच जो होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब विपरीत ध्रुवों के बीच होता है तो क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण से यह पता चलता है कि वास्तव में दो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के निकट हैं। यह एक ध्रुवी यदि उत्तर से तथा प्रतिकर्षण करता है तो दूसरी ओर तो ध्रुव ही होगा, उत्तरी ध्रुव ही होगा। उत्तर की ओर प्रतिकर्षण करता है तो क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव ही होगा। और श्योर परीक्षण बोलता है तो क्या प्रतिकर्षण और दैनिक गुण जो होता है इसका श्योर परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीयू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीयू क्या हो जाता है, कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। इसमें देखिए कि किसमें आ रहा है 29 किस में आ रहा है, देखते हैं हम इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3ps 3p6 4s2 3d9। तो इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद हो जाएगा 4s1 3d10 हो जाएगा इसका कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तार के दूरी पर निश्चित चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है, तो तार के ध्रुवीय क्षेत्र पर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। चालक को दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है, तो ये तो स्वाभाविक है कि वृत्त पर निर्भर करती है। जैसे ही चालक की वृत्त की दूरी बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या ओबेसली बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा कौन सा, फ्लोरीन हो जाएगा। अब इसके बारे में हम पूरा देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा कौन सा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, देखते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी तत्व के परमाणु का वह गुण। विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते किसको है,
किसी तत्व के परमाणु का वह गुण जिसके कारण वह तत्व का इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी तत्व का एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो ये कहते कि विद्युत ऋणात्मक कहते हैं तत्व के एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? विद्युत ऋणात्मक की खोज जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। अब विद्युत ऋणात्मक की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो लाइनस पाउलिंग जो थे विद्युत ऋणात्मक की खूब गणना किए थे, मतलब काउंट किए थे। और खोज किसने किए थे? बर्जीलियस ने खोज किए थे विद्युत ऋणात्मक था। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व को फ्लोरीन हो जाता है, 3.98 होता है, इसका रेटिंग 3.98 होता है, सबसे विद्युत अधिक ऋणात्मक हो जाता है। विद्युत ऋणात्मक का मान आवर्त सारणी में, विद्युत ऋणात्मक का जो होता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटते जाता है। तो फ्लोरीन कितना नंबर पे? 17 नंबर पे है, तो सबसे नीचे कौन आ जाएगा? ए हो जाता है, तो ये क्या होता है? घटते जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि घटते जाता है। और 18वां हो जाता है तो इनर्ट गैस हो जाता है। इसीलिए जो होता है बाएँ से दाएँ जाने पर पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान क्या होता है? घटते जाता है। यही मेन रीजन है। अब देखते हैं महिलाओं में यौवना आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है? तो महिलाओं के यौवना आरंभ के, देखो ऑप्शन नंबर 5, महिलाओं के यौवना आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है? रजो दर्शन। पहला जो होता है रजो दर्शन होता है, और जो रेगुलर आता है उसे क्या बोलते हैं? रजोना वृत्ति बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे रेलवे को भी देखने मिलेगा। बिहार में जो आगामी एग्जाम होता है, बिहार SSC हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार BPS पुलिस हो गया, ये सब में भी देखने को मिलेगा। तो क्या होता है? पहला मासिक धर्म जो आता है उसका बोलते हैं रजो दर्शन बोल, जो फर्स्ट टाइम आता है। उसके बाद जो आता है रेगुलरिटी वाला उसको बोलते हैं रजोना वृत्ति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये स्वाभाविक बात है कि पौधे की जड़ जो है ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? ऑक्सीजन। इसका कहने का मतलब पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो H2O से पौधे की जड़ जो होता है ऑक्सीजन प्राप्त करती है, न कि डायरेक्ट वायुमंडल से प्राप्त करती है। तब मिट्टी में मौजूद जल से जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। गलत बात। मिट्टी की कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से रंध्रों द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन तक पहुंचती है। बिल्कुल गलत बात। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर होता है, और मिट्टी के अंदर में जड़ जो होता है उसके में एक छोटे छोटे रंध्र टाइप के होते हैं, उनके कणों के बीच जो है ऑक्सीजन फंसा रहता है। उसी के अनुसार ये अपना ऑक्सीजन लेता है, और उसी से जल भी लेता है जड़ों से ही, तो वहीं से ऑक्सीजन ले लेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम, देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? एट्रोकाइनेज, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्टेज। इसका आंसर हो जाए कौन सा? एमाइलेज जो होता है लार में पाया जाता है। लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के एंजाइम लार में पाए जाते हैं। लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा? लार में सस्लेस्मा, लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन में अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। डायरेक्ट इमाइलेज नहीं पाया जाता, तो टाइलिन में अल्फा इमाइलेज पाया जाता है। यह हम एंजाइम जो है मंड के पाचन में सहायता करता है। मंड मतलब क्या कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। कौन? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसकी सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या बोल रहे हैं? लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का नाम बताएं। आंत में पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है। CO2 को फेफड़ा तक ले जाता है। RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है। यह आंतरिक तरल को कोशिका बाह्य स्थान पर वापस ले जाता है। ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 8 में पचित एवं अवशोषित वसा को ले जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत को किस रोग की रोकथाम और अनुकरणीय प्रयासों के लिए मिसल्स एवं रूबेला
का पुरस्कार से सम्मानित किया था। मिसेल्स मतलब हो जाएगा खसरा, और रुबेला मतलब हो जाएगा रुबेला, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। हैदराबाद, नोएडा, फरीदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है फरीदाबाद में। 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तन कौन करता है, तो प्रकाश ऊर्जा हो गया। प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देगा, तो सोलर लाइट। प्रकाश सेलों द्वारा, तो प्रकाश सेलो कौन, सोलर लाइट हो जाएगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। DU प्लस DW किस प्रक्रम के लिए जाना जाता है, समतापीय प्रक्रम के लिए, समदाबीय प्रक्रम के लिए, रुद्रोस प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए। तो DU प्लस DW किसके लिए जाना जाता है, रुद्रोस प्रक्रम के लिए जाना जाता है। अब रुद्रोस प्रक्रम हम कहते किसको हैं, वह रुद्रोस प्रक्रम वह ऊष्मागत की प्रक्रिया जिसमें तापमान नियत नहीं होता है, वह ऊष्मागत की प्रक्रिया जिसमें तापमान जो है नियत नहीं होता है, उसे समतापीय प्रक्रिया कहा जाता है। उस ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें तापमान नियत नहीं होता है, तीव्र गति से संपन्न होता है, जो रुद्रोष्म प्रक्रिया कहते हैं। इसको बोलते हैं कौन सा, जिसमें तापमान नियत होता है। तापमान क्या होता है, तापमान नियत होता है और तीव्र गति से संपन्न होता है, उसी को हम रुद्रोष्म प्रक्रिया बोले जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम संबंधित है कार्बन के परमाणु संख्या से, एनोएल के परमाणु संख्या से, प्रतिफल के तुल्यांकक भार से, कैक्टाई की गति से। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तुल्यांकी भार का। प्रतिफल जो होता है, प्रतिफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, तुल्यांकी भार का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 न्यूमेरिकल है, हम इसको बनाएंगे। एम द्रव्यमान का कोई पत्थर जो होता है, मतलब कि एम द्रव्यमान का कोई पत्थर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर डी दूरी तक जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा की कमी कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा की कमी कितनी हो जाएगी, तो mgd इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि गतिज ऊपर की ओर जा रही है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर जा रही है तो h हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा ना स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पे, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाता है, इस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाता है mgh। एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो g गुरुत्वीय त्वरण से d दूरी तक जाता है, तो क्या हो जाएगा, mgd गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कौन सा, लघुत्तम तरंग किसकी होती है, सबसे लघुत्तम तरंग किसकी होती है, गामा किरण की। लघुत्तम वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, गामा तरंग की, एक्स किरण की, परावैंगनिक किरण की, तो डी सूक्ष्म किरण की। तो किसका हो जाएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा आंसर। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो गामा किरण की हो जाएगी, एक्स किरण की नहीं, परावैंगनिक किरण, सूक्ष्म किरण की। इसका एक रेंज होता है, सबसे पहले गामा किरण आ जाएगा, गामा किरण आ जाएगा आवृत्ति के अनुसार, चुंबकीय तरंग के आपको गामा किरण के बाद आ जाएगा एक्स किरण के बाद परावैंगनिक किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो तरंग, इसके अनुसार आते रहेगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार जो होते हैं 3.2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण के साथ चलता है, त्वरण दिया गया है, त्वरण कितना दिया गया है, इसको गिवन देखेंगे हम कि क्या क्या दिया गया है। त्वरण हमको दिया गया है कितना, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण दिया गया है, और यह 20 सेकेंड के बाद उस कार का वेग बता रहा है। तो 20 सेकेंड के बाद उस कार का वेग बताया जाता है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, v बराबर गति के समीकरण के फर्स्ट समीकरण के अनुसार v बराबर u प्लस at जो होता है वेग जो है, इस वेग जो है
समय को दर्शाता है। वेग जो है समय का वेग और समय को दर्शाता है। इसमें यही v बराबर u प्लस टी गति के समीकरण के फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार, जो फर्स्ट इक्वेशन जो होता है वेग और समय को दर्शाता है, तो यहाँ पे u हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि विराम अवस्था से चलता है। और गति का त्वरण कितना गया है, तो गति का त्वरण दिया हुआ है 3.2। गति का त्वरण कितना दिया गया है, 3.2 दिया गया है। और इसका त्वरण कितना, टाइम कितना दोगे, 20 सेकंड में। अगर मिनट में होगा तो इसको 20 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, घंटा में होगा फिर भी इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के हम मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू द यूनिट कन्वर्सेशन हम इसको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 × 20 हो जाएगा कितना, 64 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्विक सिल्वर किससे बोलते हैं, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, रेडियम, मरकरी। तब क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, मरकरी को हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्विक सिल्वर बोलते हैं किसको होते हैं, मरकरी को हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्धतम रूप में पिग आयरन का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्धतम रूप में पिग आयरन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन पाया जाएगा, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो सबसे अशुद्धतम रूप में कौन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, क्योंकि खान में कार्बन ही ज़्यादा मिलेगा। तो अशुद्धतम रूप में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, कार्बन पाया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था। लॉर्ड रिपन जो था वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया था, इसीलिए वर्नाकुलर एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। और लॉर्ड लिटन ने लगाया था, कब लगाया था, 1700। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट को कब लगाया था, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कब लगाया था, तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट को लगाया था। यही बोल रहा जाता है कि देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने भारतीय देश समाचार पत्रों को कठोर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था, तो 1878 में कठोर प्रतिबंध लगाया था। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन ने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इस क्वेश्चन को हम बारीकी से समझें कि प्रथम क्षेत्र किसको बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं और तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत क्या गया जाएगा, एग्रीकल्चर जो कृषि जो है प्रथमी क्षेत्र में आ जाएगा। कृषि पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ये सब जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ तक कि खनन वाला भी प्रक्रिया जो हो जाती है प्रथम क्षेत्र में ही अंतर्गत आ जाता है। खनन की प्रक्रिया प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब बोलते हैं क्या, द्वितीय क्षेत्र में क्या काम होता है, विनिर्माण का काम किया जाता है। किसमें, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का काम किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तृतीय क्षेत्र के वैसे अंतर्गत है जो पहले और दूसरे को मिला करके तृतीय क्षेत्र का काम करता है। जैसे कि किसी भी कंपनी में एग्रीकल्चर का काम होता है, ट्रैक्टर वगैरह बनने का काम, तो ट्रैक्टर किस लिए बनाया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए बनाया जाता है। और जो होता है द्वितीय क्षेत्र का भी कार्य मिला करके इसमें किया जाता है। तो हो गया कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, दोनों को मिला करके काम किया जाता है किसमें, तृतीय क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान कौन करता है, तृतीय क्षेत्र में करता है। नौकरी वगैरह, बैंक वगैरह ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जैसे कि किसी भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे काम का आवर डिसाइड होता है। जैसे रेलवे होता है, रेलवे एक संगठित क्षेत्र है। और आप किसी दुकान पे काम करें, किसी मॉल में काम करें तो कौन सा हो जाए, असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का यही अंतर है। संगठित क्षेत्र में हर चीज़ एक डिसाइड होता है कि आपको पीएफ कटेगा, इस तरह से पेमेंट का इंक्रीजमेंट होगा। असंगठित क्षेत्र में वैसा कुछ नहीं होता है, काम का ड्यूरेशन नहीं पता होता है। जैसे कि ठेकेदार के पास लेबर काम कर रहा है, उसका कोई डिसाइड नहीं होता है कितना घंटा काम करेगा। लेकिन संगठित क्षेत्र में ये सब डिसाइड होता है, उसे संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 40 का क्वेश्चन नंबर हो जाए कौन सा, सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक
तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने कनाड बोला था? डेमोक्रिटस, लेबोजियर, डाल्टन। तो इसमें किसने बोला था? तो डाल्टन ने बोला था कि डाल्टन ने इस चीज़ को बोला था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई गैसों के वाष्प घनत्व का अनुपात 7:8 है। इसके अनुभारों का अनंत घनत्व ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है? अनुभारों का घनत्व होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हो जाता है, अनुभार हो जाता है। 7:8 है तो इसका आंसर भी 7:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 43, तालाब का रेशमा पौंड सिल्क किसका सामान्य नाम है? पौंड सिल्क किसका सामान्य नाम है? बेचोरिया, वोल्वोकस, स्पाइरोगोरिया, यूलोथ्रिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा तालाब का रेशम किसके लिए होता है? स्पाइरोगोरिया इसका आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगोरिया है क्या? स्पाइरोगोरिया को एक समान नाम तालाब रेशम कहा जाता है। किसको? स्पाइरोगोरिया का। स्पाइरोगोरिया पौधा एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग की दिखाई देता है, जल के ऊपरी सतह पर तैरता है। इसे पन्वलिका भी कहते हैं। किसको? वह स्पाइरोगोरिया का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा? 44 नंबर देखेंगे। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हैजा एक विषाणु के कारण होता है। हैजा विषाणु के कारण नहीं होता है, जीवाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स जो है विषाणु जनित रोग है, लेकिन उसमें जल से डरता नहीं है। तो ये भी को ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। चेचक के टीका की खोज लुई पास्चर ने, चेचक के टीका की खोज कौन थे? एडवर्ड जेनर ने किए थे चेचक के टीका की खोज। ओआरएस घोल अतिसार और आंत्रशोधक में लाभदायक होता है। अतिसार और आंत्रशोधक में लाभदायक कैसे होगा? नहीं होगा, सॉरी ये होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके लिए आंसर हो जाएगा 44 नंबर। जैसे कि अतिसार हो जाता है, अतिसार होता है। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया में हमको ओआरएस का घोल लिया जाता है। तो ये बोले अतिसार और आंत्रशोधन की प्रक्रिया में हमें लाभदायक मिलता है कौन सा? ओआरएस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, एजेंट लॉरेंज निम्न में से क्या है? एजेंट ऑरेंज जो है निम्न में से क्या है? खरपतवारनाशी, कवकनाशी, सूत्रकृमिनाशक, कृदंतनाशक। तो क्या बोला जाता है? खरपतवारनाशक जो होता है एक जो एजेंट लॉरेंज जो होता है एक प्रकार का खरपतवारनाशक है, जो इसका एक हिस्ट्री से रिलेटेड है कि एजेंट ऑरेंज जो है 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वनों और फसलों को ख़त्म करने के लिए, देखिए किस तरह से अमेरिका ने अपने चाल को चला था कि 1960 के दौरान वियतनाम में अमेरिका ने पेड़ों और फसलों को नष्ट करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया गया शक्तिशाली तीरकनाशक था। कौन सा? खरपतवारनाशी। इसी को हम एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। अब देखिए किस तरह से हिस्ट्री, साइंस के रिलेटेड से हिस्ट्री पता लग जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? विद्युत प्रणाली को विद्युत चुंबक जोड़ने से बिल्कुल गलत, गैल्वेनोमीटर जोड़ने से गलत, चुंबक और कुंडली की नियत ये भी नहीं होगा। चुंबक से कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन से, तो ये क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोल रहे हैं? तो चुंबक से गुजरने वाले चुंबकीय अपवाह के परिवर्तन के कारण होता है। 46 का हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? 46 नंबर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर कौन से स्थित होता है? तो एक आपतन बिंदु हो जाता है, इसीलिए मुख्य अक्ष से ही आपतित होता है। एक हो जाएगा ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 47 देखते हैं, वंस अगेन देखते हैं 47 को। इनमें से कौन सा बिंदु जो है हमेशा गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष में स्थित होता है? एक हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा, एक हो जाएगा पतन बिंदु और एक हो जाएगा ध्रुव तक। मुख्य अक्ष पे कौन से हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा, एक ध्रुव हो जाएगा। पतन बिंदु तो यहाँ से भी रेव होता है, पतन बिंदु हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष पे कौन से हो जाएगा? मुख्य अक्ष पे वक्रता केंद्र और ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक लंबी धारावाही परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तरंग होगा। परिनालिका के अंदर शून्य हो जाएगा, परिनालिका के अंदर एक समान हो जाएगा, परिनालिका के अंदर असमान हो जाएगा, परिनालिका के सिरों का अधिकतम हो जाएगा। कौन सा? एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंतर्गत, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर एक समान होता है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। यही बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो जाएगा किसी भी परिनालिका के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत देश के किस संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो क्या क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया जाएगा ब्रिटेन के समान से। विधि के समक्ष जो होता है संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब फंडामेंटल राइट भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव का महाभियोग जो लगता है वो कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर केरल, गोवा, उड़ीसा। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है वहीं पे स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश वर्ण विक्षेपित हो जाता है। विचलन कोण हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल तरंग के लिए अधिकतम होता है। वर्ण विक्षेपण जो होता है तरंगदैर्घ्य के लिए क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। विक्षेपण जो होता है वर्ण विक्षेपण जो है तरंगदैर्घ्य के लिए व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनेगा? लेड कार्बाइड, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, लेड आयोडाइड। तो कौन सा? लेड नाइट्रेट को लेड आयोडाइड के साथ क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम जानें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है और अवकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है और अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को त्याग करने और हाइड्रोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया रखता है। तो कौन सी कथन सही है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन को क्या होता है? वृद्धि होता है। तो त्याग कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए गलती हो जाएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है और तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तत्वों के जो होते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है और अवकरण में होता है तत्वों का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में वृद्धि होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो विद्युत ऋणात्मक संख्या में वृद्धि हो जाएगा। अब विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होती है, अवकरण की संख्या में कमी आती है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का त्याग करता है? नहीं, त्याग नहीं करता। ऑक्सीकरण बढ़ जाता है, गलती हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, ये भी गलती हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन को त्याग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर, मेडलिप के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मेडलिप के आवर्त सारणी जो होता है, मेडलिप का आवर्त सारणी, मेडलिप का जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में कौन सा कथन गलत बोल रहा है। तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था, बिल्कुल सही है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही किया था। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह बोला जाता है, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो उसको समूह बोला जाता है। और क्षैतिज स्तंभ जो उसको क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह बोला जाता है, क्षैतिज को आवर्त बोला जाता है। तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमाणु क्रमांक नहीं, पहले ही दे दिया कि तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक किस पे था, तब मोसले का पीरियोडिक टेबल था, उसमें परमाणु क्रमांक पे स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं किसको, जो C+O2 क्या बनाता है, CO2 बनाता है। समीकरण के दोनों तरफ जो होता है क्या बोलता है, एक समीकरण लिखते हैं C+O2 क्या बनाएगा, CO2, C एक हो गया तो इसका द्रव्यमान एक होता है, C इधर भी एक है, O2 भी इधर है, तो ये क्या है, समीकरण संतुलित है। तो यही बोलता है कि समीकरण संतुलित किससे बोलते हैं, समीकरण के दोनों साइड जो होता है अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद जो होता है दोनों का द्रव्यमान जो होता है इक्वल होता है। तो ऑप्शन यही बोल रहा है कि दोनों का द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए, तो समीकरण क्या बोल देते हैं, संतुलित बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होते हैं और द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं और न भी, तो न के तो सवाल नहीं है, गलत हो जाएगा। समीकरण के दोनों ओर आयतन समान होता है, आयतन की बातें नहीं है यहाँ पे। समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होते हैं, अभिकारक और उत्पाद की संख्या में समानता नहीं है, क्योंकि उसके द्रव्यमान में समानता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जब एथेनॉल 66 नंबर क्वेश्चन, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद मिलता है। जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। 66 का नंबर है एथेनोइक अम्ल, एथेनेल, एथिन, एथिल, एथेनोएट, इसका कौन सा बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 67 नंबर क्वेश्चन, CaSO4 के दो सूत्र इकाई, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हम देखते हैं पहले, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा। वंस अगेन हम इसको अच्छा से लिखते हैं तो ताकि इसी से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन, CaSO4 के दो इकाई सूत्र, CaSO4 के दो इकाई सूत्र जल के आधे अणु के साथ साझा करते नहीं, तो दो इकाई नहीं एक इकाई, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। CaSO4 के दो इकाई सूत्र, अगर CaSO4 के दो इकाई सूत्र हो गया और जल के एक अणु साझा करते थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करते ये 2 हो जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो CaSO4 इंटू H2O, तो CaSO4 के दो इकाई सूत्र और जल के एक अणु साझा करते, ऑप्शन नंबर 67 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयनित कीजिए। दी गई अभिक्रिया में जो ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयनित कीजिए। FeS प्लस Fe2O3 ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो इसमें ऑक्सीकृत कौन है, Fe जो होता है जाकर के यहाँ O2 से जुड़ जा रहा है, ऑक्सीकृत को FeS जो होता है ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 79 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैम एंड बर्न क्या बोलता है, स्लैम एंड बर्न की कृषि को क्या कहा जाता है। तो कहाँ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैम एंड बर्न कृषि को क्या बोला जाता है। 79 को बोला जाता है क्या बोला जाता है, तो डिप्पा बोला जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैम एंड बर्न को क्या बोला जाता है, डिप्पा बोला जाता है। पूर्वोत्तर पहाड़ी में आदिम जनजाति द्वारा जाने जाने वाले झूम कृषि को पूर्वोत्तर राज्य में आदिम जनजाति द्वारा जाने जाने वाले झूम कृषि को क्या बोलता है, मिल्पा बोला जाता है। और पाम लोउ किसको बोला, पाम लोउ
मणिपुर के झूम कृषि को पामलोई को कहा जाता है। अब पेड़ा आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को बोला जाता है। और बोला जाता है झारखंड में झूम कृषि कुंभा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। और 79 का हो जाएगा डी, 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि अंडमान निकोबार में स्लैम एंड वन कृषि को क्या बोलते हैं, डिम्पा बोला जाता है। 78 नंबर, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुरम तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मामल्लपुरम उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, शास्त्रीय नृत्य की जाती है। मामल्लपुरम उत्सव में साथ कौन कौन से किया? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथकली हो जाएगा केरल का। तो ये तीनों किया जाता है। मामल्लपुरम पल्लव राज के प्राचीन बंदरगाह भी था। अब देखते हैं 81 क्वेश्चन। 6 CO2, 12 H2O, C6H12O6 और CO2। तब देखिए कि अक्रिय वातावरण, उच्च तापमान, उच्च दाब, ये नहीं होगा। और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, इसके यहाँ पे जो पूछ रहे हैं वाट का निशान दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो होता है CO2, पेड़ पौधे जो होता है वायुमंडल से CO2 लेता है, जड़ से लेता है H2O। अब क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और ऑक्सीजन निकालता है और जल निकालता है। तो किसके उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऐसा होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्ध में सही है? आणविक द्रव्यमान में कमी होने पर क्वथनांक की संख्या बढ़ती है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक की संख्या में कमी होती है। क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक की संख्या वृद्धि होती है। इसको क्या बोल रहे हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक की संख्या में क्या हो जाता है? तो वृद्धि हो जाता है। किसी भी देखिए आणविक द्रव्यमान समजातीय श्रेणी के क्वथनांक की क्रमबद्धता सही क्रम में है। समजातीय श्रेणी में सदस्यों की एक प्रकार की संख्या के सूत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जैसे ही आणविक द्रव्यमान बढ़ेगी तो उसके क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाएगा। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो अमाशय नहीं हो जाएगा, पैनक्रियाज भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत जो होता है वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अवशिष्ट उत्पाद, पादप कोशिका में जो अवशिष्ट उत्पाद होता है कहाँ में संचित? गोल्जी का है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो रसधानी में, जैसे कि किसी भी पेड़ पौधे में लैक्टस दूध निकलता है, तो क्या दूध एक प्रकार का अवशिष्ट हो जाता है, अवशिष्ट उत्पाद हो जाता है। तो वही बोलते हैं अवशिष्ट उत्पाद कहाँ में हो जाता है? लैक्टस कहाँ में होता है? रसधानिया में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन और बोलेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है। लंबेपन के लिए जीन का प्रत्येक टी होता है, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रत्येक स्मॉल टी होता है। मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीवों समांतर अधिक पाए जाते हैं। लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक हो या जिन दो हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब सर्वाधिक 86 नंबर, सर्वाधिक इम्यूनोग्लोबिन को मानव रक्त में पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक इम्यूनोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में IgG होता है, जो कि इम्यूनोग्लोबिन 70 से 75% जो होता है इसमें पाया जाता है, IgG में होता है। इसको रट जाइएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय कौन सा हो जाएगा? ZNO, AgO, Al2O3, N2O5। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे अधिक क्षारीय क्या होता है? 7 से 14 के रेंज से 7 से pH 7 से, जिसका pH जो होता है 7 से 14 के अंतर्गत आता है, वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। 7 से ज़्यादा और 14 के रेंज में होता है, वो क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 88, एक प्रोटॉन का त्वरित किया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बनाएंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा, इसको बनाएंगे हम। देखते हैं कि ये क्या होता है। गतिज ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा इक्वल टू
क्यू इंटू भी, क्यू इंटू कितना होता है, भी हो जाता है, क्यू इंटू भी हो जाता है। तो इसका क्यू के फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्यू इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश कितना हो, आवेश इंटू विभवांतर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा आवेश इंटू विभवांतर हो जाएगा, आवेश इंटू विभवांतर हो जाएगा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, 1 ईवी दिया गया है। तो इसका वैल्यू जो होता है नगण्य मान लेते हैं, अगर 1.6 10⁻⁻19 में होते हैं, लगभग 0.000 के आसपास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध उपन्यास जो थे देवदास के लेखक कौन थे? शरद चंद्र उपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नॉर्वे के संसद को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 100। नॉर्वे की संसद को क्या बोला जाता है? द नेशनल डाइट किसका बोला जाता है? तो ये हो जाएगा जापान का। पार्लियामेंट हो जाएगा, अब इंडिया का पार्लियामेंट हो जाता है, ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है, क्योंकि ब्रिटेन का ही संसद को लिया गया है, ब्रिटेन का ही संसद को लिया गया है इंडिया वाले, तो पार्लियामेंट ही हो जाएगा। स्टार्लिंग और फॉकलिंग, स्टार्लिंग हो जाएगा इसका आंसर। जो नॉर्वे के संसद को क्या बोला जाता है? अस्टॉर्टिंग बोला जाता है, नॉर्वे के सांसद को अस्टॉर्टिंग बोला जाता है। इसी तरह से हमारा ये सेट जो होता है समाप्त होता है, और हमारे इस सेट को आप इस सेट को लगाइए और देखिए कि किस तरह से कहाँ पे हम फंस रहे हैं। और ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा तरीका से हमने न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को करने की कोशिश किया है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से उस पर रेलवे का क्विज चलाया जाएगा, जो PYQ होगा रेलवे के लिए। और यहाँ पे अभी जो है रिसेंटली ईच एंड एवरी सैटरडे एंड संडे वहाँ पे एवरी सैटरडे एंड संडे वहाँ पे बिहार SSC प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो रेगुलर होगा। और आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए रेलवे के लिए PYQ चलाया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।